आज की कहानी प्यार, धोखे, जुनून और बलिदान की है। यह बताती है कि सच्चा प्यार किन परीक्षाओं से होकर गुजरता है और सच्ची खुशी किन चीज़ों में मिलती है। अधिराज सिंह राठौर, दिल्ली के व्यापार जगत का शहंशाह, अपनी बालकनी में खड़ा था। शाम की लालिमा शहर को रंग रही थी, लेकिन अधिराज के दिल में किसी भी रंग की खुशी नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, शानदार कारें, आलीशान बंगला, लेकिन इकलौती चीज जिसकी कमी थी वह था सच्चा प्यार। अचानक उसकी नज़र सड़क पर एक लड़की पर पड़ी। मीरा कपूर रंगीन दुपट्टे के साथ हवा में लहराते हुए अपने सपनों को पूरा करने का जुनून लिए हुए चली जा रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो अधिराज को अपनी ओर खींच लाई। कुछ ही दिनों में अधिराज ने मीरा को अपने दायरे में लाने की ठानी। वह मीठी मीठी बातों और शानदार तोहफों की बौछार करने लगा। मीरा जो प्यार की तलाश में थी, अधिराज के आकर्षण में फंस गई। धीरे धीरे उनके बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। लेकिन यह प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं थी। विक्रांत, अधिराज का भरोसेमंद साथी, जो गुप्त रूप से मीरा का भी मित्र था, अधिराज के असली मंसूबों को जानता था। वह जानता था कि अधिराज प्यार नहीं, सिर्फ जुनून की तलाश में था। कुछ हफ्तों में ही मीरा अधिराज के आलीशान दुनिया की चकाचौंध में खो सी गई। डिनर डेट्स, विदेशी घूमने और महंगे तोहफों ने उसे मदहोश कर दिया था। वह अधिराज के प्यार में पड़ने लगी थी, लेकिन विक्रांत को देखते ही उसे कैद सी महसूस होती। वह विक्रांत को बता नहीं पा रही थी कि अधिराज के साथ होने के बावजूद उसे असुरक्षा का एहसास होता है। एक शाम अधिराज ने मीरा को अपनी निजी क्लब में एक पार्टी में ले जाने का फैसला किया। वहाँ का माहौल मीरा के लिए बिल्कुल नया था। शराब का नशा, जुए की मेजें और लोगों की दौड़ धूप उसे असहज कर रही थी। अचानक ही उसकी नज़र एक कोने में बैठे अधिराज पर पड़ी। वह गुस्से से किसी से बात कर रहा था और सामने बैठी महिला उदास दिख रही थी। मीरा अधिराज के पास जाने ही वाली थी कि तभी विक्रांत आया और उसे वहां से ले जाने लगा। विक्रांत ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ मत रुको मीरा, यह दुनिया तुम्हारी नहीं है। मीरा ने विक्रांत का हाथ झटक दिया। मुझे जाने दो, ये मेरी जिंदगी है और मैं अब अधिराज के साथ रहूंगी। विक्रांत ने हार नहीं मानी और मीरा को पार्टी से बाहर ले गया। लेकिन जाते समय उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर अधिराज को देखा। इस बार अधिराज अकेला नहीं था। वह वही महिला के साथ हंस रहा था। उस महिला के चेहरे पर अब उदासी नहीं थी, बल्कि एक चालाकी भरी मुस्कान थी। विक्रांत को लगा कि उसने कुछ गलत देख लिया है, लेकिन मीरा पर शक करने का कोई सबूत उसके पास नहीं था। अगले कुछ दिनों में मीरा ने अधिराज के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वह पहले जैसा व्यवहार जताना बंद कर दिया था। उसके फ़ोन कॉल कम हो गए थे और मीरा को अकेलेपन का एहसास होने लगा। वह विक्रांत से संपर्क करना चाहती थी, लेकिन अधिराज के सामने उससे बात करने में हिचकिचा रही थी। एक दिन मीरा को अधिराज के ऑफिस में एक फाइल मिल गई। इस फाइल में अधिराज की उस महिला के साथ कई तस्वीरें थीं। तस्वीरों को देखकर मीरा का दिल टूट गया। वह सच जान चुकी थी, अधिराज ने उससे झूठ बोला था। वह उससे प्यार नहीं करता था। अब मीरा को फैसला लेना था। वह या तो अधिराज का सामना कर सकती थी या फिर इस रिश्ते से बाहर निकल सकती थी। मीरा फाइल को वापस उसी जगह रखकर सहमी हुई। तस्वीरों में कैद अधिराज का वह चेहरा था जिसे उसने पार्टी में देखा था। प्यार की मिठास अब जहर बनकर उसके गले में अटक रही थी। गुस्से और धोखे का मिश्रण उसके मन में उफान मार रहा था। अधिराज की वापसी का इंतजार करते वक्त कमरे में घंटों टहलने के बाद मीरा ने एक फैसला किया। वह अधिराज से सीधे बात करेगी। जब अधिराज ऑफिस से लौटा तो उसे कमरे में बेचैन खड़ी मीरा दिखाई दी। उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। अधिराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ मीरा? लेकिन उसकी मुस्कान मीरा को फर्जी लगी। मुझे ये तस्वीर मिली,
मीरा ने फाइल को अधिराज के सामने फेंक दिया। अधिराज ने घबराते हुए फाइल उठाई और तस्वीरों को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। अधिराज ने हकलाते हुए कहा, ये क्या है? ये क्या है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मीरा की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। ये तस्वीरें आपके झूठ का सबूत हैं। आपने मुझसे प्यार का नाटक किया। आपने मुझे धोखा दिया। अधिराज सफाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे आपके प्यार की नहीं, सच की ज़रूरत थी। मीरा ने आखिरी तंज कसकर कमरे से बाहर निकल गई। अकेले रहकर अधिराज ने सोचा, आखिर गलती कहाँ हो गई। उसे लगा था कि मीरा को पैसा और शान शौकत लुभा लेंगे, लेकिन वह प्यार की तलाश में थी। मीरा के जाने के बाद अधिराज को एहसास हुआ कि उसने उसे कितना कम आंका था। इधर मीरा गुस्से और दुख में विक्रांत को फ़ोन करने वाली थी, लेकिन तभी उसे विक्रांत का मैसेज आया, मुझे तुमसे बात करनी है, मिलते हैं। विक्रांत का मैसेज देखकर मीरा को लगा शायद वह इस मुश्किल घड़ी में उसका सहारा बन सकता है। वह विक्रांत से मिलने के लिए तैयार हो गई। एक कैफे में विक्रांत से मिलते ही मीरा फपक फपक कर रो पड़ी। उसने विक्रांत को सारी बात बता दी। विक्रांत ने उसे शांत किया और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही अधिराज से दूर रहने को कहा था। मीरा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो विक्रांत, मैं अंधी हो गई थी। विक्रांत ने उसे सहारा दिया और कहा, अब जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो मीरा, तुम्हारे सपने अधूरे हैं, उन्हें पूरा करो। विक्रांत के शब्दों में मीरा को थोड़ा हल्का महसूस कराया। उसने फैसला किया कि वह अधिराज को भुलाकर अपने सपनों को पूरा करेगी। उधर अधिराज मीरा को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा उससे बात तक करने को तैयार नहीं थी। उसने अधिराज को साफ कह दिया था कि उसके रिश्ते का अब कोई मतलब नहीं है। अधिराज को एहसास हुआ कि उसने मीरा जैसी लड़की को खो दिया है। वह पछतावे से भर उठा, लेकिन क्या मीरा उसे दूसरा मौका देगी? और क्या विक्रांत वाकई में मीरा का दोस्त है, या उसके पीछे कोई और मकसद है? कुछ दिन बीत गए। मीरा ने अधिराज से पूरी तरह से किनारा कर लिया। वह अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने में लगी थी। विक्रांत लगातार उसका सहारा बना हुआ था। वे दोनों अक्सर मीरा के सपनों के बारे में बात करते थे। एक दिन विक्रांत ने मीरा को एक प्रस्ताव दिया। उसने मीरा को अपनी कंपनी में पार्टनर बनने की बात कही। विक्रांत की कंपनी इवेंट मैनेजमेंट की थी, जो काफ़ी अच्छा चल रहा था। मीरा को इवेंट मैनेजमेंट का शौक भी था और विक्रांत का ये प्रस्ताव उसे अच्छा लगा। कुछ सोचने के बाद मीरा ने विक्रांत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब वह न सिर्फ अपने दुख को भुला पाएगी, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ कर भी पाएगी। दूसरी तरफ अधिराज मीरा को मनाने की हर कोशिश कर चुका था। माफ़ी मांगने से लेकर महंगे तोहफों तक उसने सब कुछ आजमा लिया था, लेकिन मीरा अड़िग थी। अधिराज को यह बात कबूल करनी पड़ी कि मीरा जैसी लड़की को पाना उसकी किस्मत में नहीं था। धीरे धीरे अधिराज की जिंदगी में फिर से वही खालीपन लौट आया था। वह काम में तो व्यस्त रहता था, लेकिन मीरा की कमी उसे हर पल चुभती थी। कुछ समय बाद मीरा और विक्रांत की कंपनी का पहला इवेंट आया। यह एक बड़े उद्योगपति की बेटी की शादी का इवेंट था। मीरा ने इस इवेंट को खास बनाने में दिन रात एक कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और इवेंट बहुत सफल रहा। इवेंट की सफलता के बाद मीरा और विक्रांत की कंपनी को कई और प्रोजेक्ट मिलने लगे। मीरा व्यस्त हो गई और काम में सफलता हासिल करने के साथ साथ उसे खुशी भी मिलने लगी। लेकिन एक दिन एक इवेंट के दौरान अधिराज से सामना हो गया। वह भी उसी इवेंट में शामिल होने वाला था। दोनों की नज़रें मिलीं। अधिराज मीरा से बात करने आया, लेकिन मीरा ने उसे साफ इनकार कर दिया। अधिराज को गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। मीरा अब पहली जैसी मीरा नहीं थी। वह अब एक सफल बिजनेस वूमेन थी और अधिराज के जहर से खुद को बचा चुकी थी। उस रात मीरा ने विक्रांत के साथ जश्न मनाया। विक्रांत भी मीरा की सफलता से खुश था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में भी
अदराज को लेकर एक शक पैदा हो गया था। अदराज मीरा को वापस पाने की हर उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन क्या वह वाकई में मीरा को भूल चुका था या मीरा से बदला लेने की कोई साजिश रच रहा था। मीरा और विक्रांत की कंपनी स्वप्न सृजन धीरे धीरे शहर की जानी मानी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनती जा रही थी। हर नया इवेंट उनके लिए एक नया मुकाम साबित होता। मीरा काम में व्यस्त होकर अदराज के धोखे को भुला पाने में काफ़ी हद तक सफल हो चुकी थी। विक्रांत हमेशा उसका सहारा बना रहा। एक शाम मीरा अपने ऑफिस में काम निपटा रही थी कि तभी विक्रांत घबराकर उसके पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था जिसके पहले पन्ने पर एक बड़ी खबर छपी थी। मीरा ने अखबार लेते हुए पूछा, यह क्या है? विक्रांत ने गंभीर स्वर में कहा, पढ़ो। अखबार में अदराज की एक तस्वीर थी। उसके नीचे एक चौंकाने वाली हेडलाइन बनी थी, अदराज सिंह राठौर धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार। खबर पढ़कर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अदराज को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उस पर धोखाधड़ी का आरोप क्यों लगा? मीरा ने परेशान होकर कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रांत ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं, लेकिन शायद ये कोई साजिश हो सकती है। विक्रांत को शक था कि शायद किसी ने अदराज को फंसाया है। वह मीरा को उससे मिलने के लिए जेल में जाना चाहता था, लेकिन मीरा ने साफ मना कर दिया। मैं उससे नहीं मिलना चाहती, मीरा ने दृढ़ता से कहा। उसने मुझे धोखा दिया है। विक्रांत मीरा की बात समझ सका, लेकिन उसे लगता था कि शायद अदराज से कुछ जानकारी मिल सके, जिससे उसे धोखाधड़ी के असली किरदार का पता चल सके। कुछ दिनों बाद विक्रांत ने अदराज से जेल में मुलाकात की। अदराज जेल में टूट चुका था। उसका सारा रुतबा खत्म हो चुका था। मुझे फंसाया गया है विक्रांत, अदराज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे नहीं पता किसने ये सब किया। विक्रांत ने अदराज से पूछताछ की और कुछ सुराग जुटाने की कोशिश की। विक्रांत ने बताया कि उसे किसी गुप्त संगठन की धमकियां मिल रही थीं और उन्हीं की वजह से उसे फंसाया गया है। विक्रांत को अदराज की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। जेल से लौटकर विक्रांत ने मीरा को सारी बात बताई। मीरा को अदराज पर तरस तो आया, लेकिन वह अब भी उससे दूर रहना चाहती थी। उधर जेल में अदराज मीरा के बारे में सोच रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने मीरा को धोखा दिया। वह मीरा से माफ़ी मांगना चाहता था। एक रात जेल में दंगा हो गया। कैदी आपस में लड़ने लगे। इसी दौरान अदराज को किसी ने धक्का दे दिया। वह जेल की दीवार से जा टकराया। उसे गंभीर चोटें लग गईं। अदराज को अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत नाजुक बन चुकी थी। खबर सुनकर विक्रांत अस्पताल पहुंचा। वहां उसे अदराज की वकील से मुलाकात हुई। वकील ने विक्रांत को बताया कि अदराज ने मीरा को बुलाने के लिए कहा है। मीरा को सुनकर विक्रांत चौंक गया। क्या मीरा अदराज से मिलने जाएगी? विक्रांत की मीरा को देखने की इच्छा थी, लेकिन अदराज की हालत चिंताजनक थी। डॉक्टरों ने भी साफ कह दिया था कि अदराज को होश आना मुश्किल है। विक्रांत अदराज की वकील श्रीमती वर्मा के साथ अस्पताल के बाहर खड़ा था। विक्रांत ने श्रीमती वर्मा से पूछा, क्या मीरा को बताना चाहिए? श्रीमती वर्मा ने जवाब दिया, अगर अदराज साहब बच गए तो उन्हें मीरा जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि मीरा जी उनसे मिलना चाहेंगी या नहीं। विक्रांत दुविधा में था। मीरा को अदराज के बारे में बताने या न बताने का फैसला करना उसके लिए मुश्किल था। दूसरी तरफ मीरा अपने ऑफिस में काम कर रही थी। उसे अदराज की गिरफ्तारी और जेल में दंगे की खबरें तो मिल चुकी थीं, लेकिन विक्रांत ने उसे अदराज की नाजुक हालत के बारे में नहीं बताया था। उस शाम विक्रांत मीरा के ऑफिस पहुंचा। मीरा को देखते ही उसने गंभीर आवाज में कहा, मीरा, मुझे तुमसे बात करनी है। मीरा ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ विक्रांत? विक्रांत ने अदराज की हालत के बारे में बताया। मीरा कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अदराज ऐसी हालत में होगा। मीरा ने कुछ सोच कर पूछा, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? विक्रांत ने जवाब दिया, यह फैसला तुम्हें ही करना है मीरा। मीरा उलझन में थी। वह भले ही अदराज से नाराज थी,
लेकिन यह जानकर उसे दुख हुआ कि वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अदराज से मिलने जाएगी। शायद उसे अदराज से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अगले दिन मीरा अस्पताल पहुंची। अदराज बेहोश था, मशीनों से जुड़ा हुआ। मीरा उसके बगल में खड़ी हो गई। मीरा ने धीमी आवाज़ में कहा, अदराज, मैं माफ़ करती हूँ। शायद मैंने तुम पर जल्दबाजी में भरोसा नहीं किया। मीरा को नहीं पता था कि अदराज सुन पा रहा है या नहीं, लेकिन उसने अपने दिल की बात कह दी। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद मीरा अस्पताल से बाहर निकल आई। तभी उसे दूर से एक जानी पहचानी सी आकृति दिखाई दी। वह अदराज की वकील श्रीमती वर्मा थी, लेकिन उनके साथ एक और आदमी था। वह आदमी पीठ करके खड़ा था, लेकिन मीरा को उसकी कद काठी कुछ जानी पहचानी सी लगी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। जैसे ही वह उनके पास पहुंची, वह आदमी मुड़ा। मीरा की सांसें थम गईं। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्रांत था। मीरा ने चौंकते हुए कहा, विक्रांत। विक्रांत घबरा गया। उसे लगा कि मीरा ने उसे देख लिया है। मीरा, तुम? विक्रांत ने संभालने की कोशिश करते हुए कहा, मैं बस यहीं से गुजर रहा था। लेकिन मीरा को शक हो चुका था। विक्रांत श्रीमती वर्मा के साथ क्या कर रहा था और वह अदराज के मामले में उसे क्यों छिपा रहा था? मीरा की आंखों में सवाल थे। विक्रांत का अचानक श्रीमती वर्मा के साथ दिखना और उसका घबराहट भरा व्यवहार, सब कुछ संदेहास्पद लग रहा था। तुम श्रीमती वर्मा के साथ क्या कर रहे हो? मीरा ने सख्त आवाज में पूछा। विक्रांत को पता था कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। उसने गहरी सांस ली और सच बताने का फैसला किया। मीरा, सुनो, विक्रांत ने थोड़ा घबराते हुए कहा। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं। विक्रांत मीरा को एक कैफे में ले गया। वहाँ बैठकर उसने मीरा को सारा सच बताया। उसने बताया कि वह अदराज का बचपन का दोस्त था। मीरा ने गुस्से से पूछा, लेकिन तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? विक्रांत ने जवाब दिया, मुझे लगा तुम अदराज के किसी भी करीबी से बात करना नहीं चाहोगी। और हाँ, मैं अदराज के केस में तुम्हें कुछ जानकारी नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे खुद भी पूरी जानकारी नहीं थी। विक्रांत ने आगे बताया कि अदराज के धोखाधड़ी के आरोपी के पीछे एक गुप्त संगठन का हाथ हो सकता है, जिसका नाम अंधकार है। मुझे शक है कि इस संगठन से किसी का संबंध श्रीमती वर्मा से भी है, विक्रांत ने कहा। इसीलिए मैं उनका पीछा कर रहा था, यह जानने के लिए कि अदराज को फंसाने में उनकी क्या भूमिका रही है। मीरा को विक्रांत की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह इतने दिनों से उससे इतना बड़ा सच छुपाए रहा। मीरा ने निराश होकर कहा, मैं तुम्हें कैसे भरोसा करूं विक्रांत? मुझे माफ़ कर दो मीरा। विक्रांत ने माफ़ी मांगी। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है। मीरा कुछ देर चुप रही। उसे विक्रांत की बातों पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, मीरा ने आखिरकार कहा, अगर तुम सच बता रहे हो तो फिर हम मिलकर अदराज को बचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी पता लगाएंगे कि ये अंधकार संगठन असल में है कौन। विक्रांत खुश हो गया। मीरा का साथ मिलना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। उन्होंने अदराज के मामले की फिर से जांच करने का फैसला किया। श्रीमती वर्मा पर भी नज़र रखने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद अदराज को होश आया। हालांकि जेल में दंगे के कारण उसे सिर में चोट लगी थी और उसे अपनी कुछ याददाश्त खो चुकी थी। अदराज को देखकर मीरा को थोड़ा तरस आया। वह भले ही उससे नाराज थी, लेकिन उसे देखकर उसे दुख भी हुआ। अदराज को होश आने के बाद विक्रांत उससे मिलने गया। उसने अदराज से पूछताछ की, लेकिन अदराज को कुछ याद ही नहीं आ रहा था। हालांकि अदराज ने यह जरूर बताया कि उसे जेल में किसी ने धमकाया था। उसने धमकाने वाले आदमी का हुलिया भी बताया, जो किसी तरह से विक्रांत से मेल खाता था। अदराज की बात सुनकर विक्रांत चौंक गया। क्या अदराज उसे पहचान गया था या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी थी? अदराज की बात सुनकर विक्रांत का दिल धक धक करने लगा।
क्या अधराज ने उसे पहचान लिया है? अगर ऐसा है तो सारी योजना गड़बड़ा सकती है। विक्रांत ने अधराज को समझाने की कोशिश की कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो रही है, लेकिन अधराज अपनी बात पर अड़ा रहा। अधराज ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे धमकाने वाला शख्स तुम जैसा ही दिखता था। विक्रांत ने जल्दी से विषय बदल दिया और अधराज से किसी और सुराग के बारे में पूछा, लेकिन अधराज की हालत अब भी कमजोर थी और उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। जेल से बाहर निकलकर विक्रांत काफी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अधराज की बातों पर यकीन करे या नहीं। क्या अधराज सचमुच उसे पहचान गया है? उसने मीरा से मुलाकात की और उसे सारी बात बता दी। मीरा भी उलझन में थी। मीरा ने सोचा, क्या वाकई विक्रांत वही शख्स है जिसने अधराज को धमकाया था? लेकिन विक्रांत हमेशा से उसका साथ दे रहा था। वह अधराज के खिलाफ क्यों जाता? कुछ दिनों बाद विक्रांत को श्रीमती वर्मा का फोन आया। उन्होंने विक्रांत को अपने ऑफिस बुलाया। विक्रांत को शक था कि शायद श्रीमती वर्मा के पास अधराज के मामले से जुड़ी कोई जानकारी हो। वह मीरा को बताकर श्रीमती वर्मा के ऑफिस पहुंचा। श्रीमती वर्मा ने विक्रांत को बताया कि उन्हें अंधकार संगठन के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। उन्होंने विक्रांत को एक गुप्त ठिकाने का पता दिया, जहां कथित तौर पर अंधकार के सदस्य मीटिंग करते हैं। विक्रांत को खुशी हुई कि उन्हें कोई ठोस सुराग मिला है, लेकिन उसे ये पता था कि इस गुप्त ठिकाने पर जाना खतरनाक हो सकता है। उसने मीरा से सलाह की। मीरा को भी लगा कि इस गुप्त ठिकाने की जांच करनी चाहिए। उन्होंने रात में उस ठिकाने पर जाने का फैसला किया। वह दोनों देर रात उस ठिकाने पर पहुंचे। यह एक सुनसान इमारत थी। धीरे धीरे अंदर जाते हुए उन्हें किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। वे करीब पहुंचे तो देखा कि वहां कुछ लोग गुप्त बैठक कर रहे थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वे उनके चेहरे साफ नहीं देख पा रहे थे। अचानक से एक आदमी ने बातचीत रोक दी। उसने कहा, मुझे लगता है कि कोई हमारी बातें सुन रहा है। विक्रांत और मीरा चौंक गए। उन्हें लगा कि अब उनका पकड़ा जाना तय है। वे भागने ही वाले थे कि अचानक से उस कमरे में रोशनी हो गई। उनके सामने खड़े लोगों को देखकर वो दोनों सन्न रह गए। उनमें से एक आदमी अधराज था। यह सच कैसे हो सकता है? अधराज जेल में होना चाहिए था, तो फिर ये आदमी कौन था? कमरे में अचानक रोशनी होने से मीरा और विक्रांत दोनों अवाक रह गए। उनके सामने खड़े लोगों को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अधराज, वही अधराज जिसको वो जेल में बीमार समझ रहे थे, उसी वक्त उनके सामने खड़ा था। लेकिन उनके साथ खड़े अन्य लोग भी कम हैरान करने वाले नहीं थे। ये वही लोग थे जिन्हें मीरा ने पार्टियों में अधराज के साथ देखा था। मीरा ने पूछा, ये क्या हो रहा है? अधराज ने एक ठंडी मुस्कान दी। तुम दोनों को यहाँ देखकर मुझे खुशी हो रही है। अब मीरा और विक्रांत को समझ आ गया था कि असल खेल क्या था। जेल में जो अधराज उन्हें मिला था वह कोई और था, शायद अंधकार का कोई गुर्गा। असली अधराज तो इस पूरे खेल का सरगना था। तो तुम ही वह असली मास्टरमाइंड हो? विक्रांत ने गुस्से से पूछा। अधराज ने हंसते हुए कहा, तुमने फाइनली सच पकड़ लिया। उसने आगे बताया कि उसने जेल में जाने का नाटक किया था ताकि वह पुलिस की नज़रों से बच सके। उसने मीरा और विक्रांत को फंसाने के लिए भी जेल में रहने का नाटक रचाया था। मीरा को गुस्सा भी आ रहा था और धोखा भी खाया हुआ महसूस हो रहा था। वह भरोसा नहीं कर पा रही थी कि जिस व्यक्ति से वह प्यार करती थी वही असल धोखेबाज निकला। मीरा ने आंखों में आंसू लिए हुए पूछा, तुमने मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? अधराज ने बेपरवाही से जवाब दिया, प्यार? वह तो सिर्फ तुम्हें फंसाने का एक तरीका था। तुम्हारे पिताजी की कंपनी को अपने कब्जे में लेने के लिए ये जरूरी था। अधराज का असली मकसद मीरा के पिता की कंपनी को हथियाना था। उसने मीरा से प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए रचाया था ताकि वह उसके और उसके परिवार के करीब आ सके। यह सुनकर विक्रांत गुस्से से भर उठा। वह अधराज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अधराज के साथियों ने उसे रोक लिया। अब तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते, अधराज ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या वाकई मीरा और विक्रांत के पास कोई सबूत नहीं था?
क्या अदराज अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा? अदराज की बातों ने मीरा और विक्रांत का विश्वास तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि वे फंस गए हैं और अदराज के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने सोचने की कोशिश की कि कहीं कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है जो उनके काम आ सके। अचानक उसे याद आया। उसे वह फाइल याद आई जिसमें उसने पार्टियों में खींची हुई अदराज और उसके साथियों की तस्वीर रखी थी। मीरा ने उत्साह से कहा, विक्रांत, वो फाइल। विक्रांत ने पूछा, कौन सी फाइल? मीरा ने उसे तस्वीर वाली फाइल के बारे में बताया। वह फाइल उसी कमरे में थी जहां मीरा और विक्रांत रहते थे। विक्रांत को भी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। शायद वे उन तस्वीरों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। वह मीरा के साथ उनके कमरे की तरफ भागने लगे, लेकिन अदराज के आदमी उनके पीछे लग गए। एक रोमांचक चीज के बाद मीरा और विक्रांत किसी तरह से अपने कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। विक्रांत ने दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर से उसे लॉक कर लिया। लेकिन वे जानते थे कि अदराज के आदमी ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकेंगे। मीरा जल्दी से कमरे को खंगालने लगी। आखिरकार उसे वह फाइल मिल गई। उसने फाइल खोली और तस्वीरें निकाल लीं। अब इन तस्वीरों से क्या होगा? विक्रांत ने निराश होकर के कहा। हमारे पास उन्हें पेश करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मीरा हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कमरे में इधर उधर देखा और उसकी नज़र टेबल पर रखे उसके लैपटॉप पर पड़ी। विक्रांत, मेरा लैपटॉप, मीरा ने कहा, शायद हम इसकी मदद ले सकें। उसने लैपटॉप खोला और सोशल मीडिया पर लाइव हो गई। हजारों लोगों ने इस लाइव स्ट्रीम को देखना शुरू कर दिया। मीरा ने अदराज के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उसने लाइव स्ट्रीम में अदराज और उसके साथियों की तस्वीरें दिखाईं। साथ ही उसने यह भी बताया कि कैसे अदराज ने उससे प्यार का नाटक किया और उसके पिता की कंपनी को हथियाने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में मीरा की लाइव स्ट्रीम वायरल हो गई। हजारों लोगों ने अदराज की करतूतों को जान लिया। यह देखकर अदराज गुस्से से भर उठा। उसने अपने आदमियों को मीरा का लैपटॉप बंद करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस को भी मीरा की लाइव स्ट्रीम की जानकारी मिल गई थी। पुलिस अदराज के ठिकाने पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। अदराज के साथियों को भी हिरासत में ले लिया गया। मीरा और विक्रांत पुलिस को सारी जानकारी देने में मदद करते हैं। अदराज के जालसाजी और धोखाधड़ी के पर्दाफाश होने के बाद मीरा के पिता की कंपनी भी बच गई। कुछ समय बाद मीरा और विक्रांत एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तुमने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई मीरा, विक्रांत ने उसकी तारीफ की। हमने साथ मिलकर ये किया विक्रांत, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सोचा कि भले ही अदराज ने उसे धोखा दिया, लेकिन इस पूरे मामले ने उसे खुद पर भरोसा करना सिखा दिया था। विक्रांत हमेशा उसके साथ था और उसने उसका साथ दिया। धीरे धीरे मीरा को विक्रांत के लिए एक नया भाव मन में जागृत होने लगा। वह अब सिर्फ एक दोस्त के रूप में नहीं, बल्कि एक सहारे के रूप में देखती थी। उन्होंने अपनी कंपनी स्वप्न सृजन को भी और भी आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब उनकी कंपनी पूरे शहर में जानी मानी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी थी। एक शाम विक्रांत ने मीरा को कैंडल लाइट डिनर पर डेट पर चलने के लिए पूछा। मीरा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने हाँ कर दी। डिनर के बाद विक्रांत ने घुटनों पर बैठकर मीरा को प्रपोज कर दिया। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने विक्रांत को हमेशा के लिए अपना बना लिया। कुछ महीनों बाद धूमधाम से मीरा और विक्रांत की शादी हुई। यह शादी उनके प्यार और सफलता की गवाह थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी के नए सफर पर चलने का फैसला किया। यहाँ कहानी का अंत होता है और उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।